द स्टोरी ऑफ पार्टीशन। दोस्तों, 14 अगस्त 1947 के खत्म होने में बस कुछ ही वक्त बचा था और आधी रात को इतिहास लिखा जाना था। नई दिल्ली में स्थित कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मिडनाइट सेशन को एड्रेस करने आए जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया। नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। जिस तरह नेहरू आजादी को लेकर होपफुल थे, वैसे ही उनका भाषण भी बेहद होपफुल था। उन्होंने भारत की आजादी को अनाउंस किया और कहा, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। कंस्टिट्यूएंट असेंबली खचाखच भरी थी। सारे दलों के नेता मौजूद थे, लेकिन भारत की आजादी के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी वहां नहीं थे। तो कहां थे गांधी? दोस्तों, वो गांधी जिन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आपसी मतभेद के बावजूद राष्ट्रपिता या फादर ऑफ द नेशन डिक्लेयर किया, वो दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर नोआखली में थे। जी हां, जब देश आजादी का जश्न मना रहा था, तब गांधी बंगाल के नोआखली में लगी आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। हमारी आज की कहानी इसी आग की है जो आजादी के वक्त पूरे देश में सुलग रही थी। आज की कहानी उस घटना की है जिसने आजादी के जश्न को फीका कर दिया। वो घटना जिसने भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी तो दिलाई, लेकिन ऐसी कीमत पर जिसका हिसाब भी लगा पाना नामुमकिन था। ये कहानी है दो ऐसे मुल्कों की स्थापना की जो 75 साल बाद भी एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। दोस्तों, ये कहानी है भारत के विभाजन की। इंडिया डिवाइडेड एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर, 15 अगस्त 1947। लगभग 200 सालों के दमन के बाद ब्रिटिश राज ने भारत छोड़ा और भारतीय उपमहाद्वीप दो आजाद देशों में विभाजित हुआ। हिंदू मेजॉरिटी सेक्युलर इंडिया और मुस्लिम मेजॉरिटी सेक्युलर पाकिस्तान। भारत तो आज भी सेक्युलर है, लेकिन पाकिस्तान का सेक्युलरिज्म 1955 में खत्म हो गया और वो एक इस्लामिक स्टेट बन गया। खैर, पार्टीशन का अंदाजा 1947 के पहले ही लगाया जा रहा था, और जब ब्रिटिशर्स के इंडिया एग्जिट की अटकलें तेज हुईं, तो हजारों लाखों की संख्या में हिंदू, सिख और मुस्लिम्स पाकिस्तान और इंडिया के बीच माइग्रेट करने लगे। पर इनमें से कई लाखों लोग तो बॉर्डर पर पहुंच ही नहीं पाए। पार्टीशन की खबरें तेज हुईं और ब्रिटेन एक हेस्टी विड्रॉल के प्लान्स बनाने लगा। परिणाम स्वरूप भारत में अव्यवस्था और अराजकता के बादल छा गए। इस अराजकता के सबसे बड़े शिकार बने दो बॉर्डर प्रोविंसेस, पंजाब और बंगाल, जहां दंगों की आग सुलगने लगी। अंग्रेजों ने यह विभाजन पेपर पर लाइंस खींचकर तो कर दिया, पर ऑन ग्राउंड इसका अंजाम था हजारों लाखों लोगों का कत्लेआम और डिस्प्लेसमेंट। महिलाओं के साथ रेप्स हुए और बच्चों को किडनैप कर बाजारों में बेच दिया गया। नरसंहार, सेक्सुअल वायलेंस, डकैती, लूट, फोर्स्ड कन्वर्जन्स, ये सब आम बात हो गई थी। एक रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 75,000 औरतों का हिंसक भीड़ और दंगाइयों द्वारा रेप किया गया, और यह सिर्फ रिकॉर्डेड डेटा है। इन रियलिटी तो ये नंबर लाखों में था। पड़ोसी ही पड़ोसी का दुश्मन बन गया। हैवानियत अपने चरम पर थी। फेमस लेखक सादत हसन मंटो उस दौर में विभाजन के इस भयावह रूप को अपनी कहानियों में बताते रहे। खुशवंत सिंह ने भी अपनी किताब अ ट्रेन टू पाकिस्तान में पार्टीशन के इस कुरूप चेहरे की चर्चा की। देश भर में फैली इस अराजकता ने देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। हजारों सालों से लार्जली एक शांतिपूर्वक माहौल में रह रहे लोग अचानक दुश्मन बन गए और उनके बीच बॉर्डर्स बना दिए गए। लेकिन दोस्तों, ये दुश्मनी अचानक से पैदा नहीं हुई थी। इस दुश्मनी का जन्म एक कॉन्शियस प्रोसेस या सोची समझी साजिश के तहत हुआ। ये कॉन्शियस प्रोसेस क्या था, आगे हम उसकी ही चर्चा करेंगे और देखेंगे कहानी भारत की रोड टू पार्टीशन की। टू नेशन थियरी, रोड टू पार्टीशन। दोस्तों, इंडिया का पार्टीशन उस लास्ट मिनट अग्रीमेंट का नतीजा था जिसके तहत ब्रिटिशर्स भारत को आजादी देने वाले थे। लेकिन इस पार्टीशन के बीज कब बोए गए, इसकी कहानी काफी पुरानी है। ब्रिटिशर्स के खिलाफ जब आजादी की लड़ाई छेड़ी गई, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस उस लड़ाई का सबसे प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन बन के उभरा।
इसका फॉर्मेशन 1885 में दादा भाई नौरोजी, A.O. ह्यूम और D.C. वाचा जैसे नेताओं ने किया था। लेकिन पार्टीशन तक आते आते इसका मेन कंट्रोल महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं के हाथ में चला गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके मोस्ट प्रोमिनेंट नेता इंक्लूडिंग महात्मा गांधी वन नेशन के आइडिया के सपोर्टर थे। यानी वो मानते थे कि देश में रहने वाले अलग अलग धर्म और जाति के लोग एक राष्ट्र बनाते हैं और वो उसमें पीसफुली रह सकते हैं। यही वजह थी कि महात्मा गांधी पार्टीशन से इतने आहत हुए कि जब दिल्ली में कांग्रेस आजादी का जश्न मना रही थी, तब गांधी नोआखली जाकर दंगाइयों को हथियार रखने के लिए मना रहे थे। गांधी का वन नेशन का सपना टूट गया था, वो खुद भी टूट गए थे। खैर, कांग्रेस और गांधी के आइडियाज के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपोजिशन आया राइट विंग पॉलिटिकल ग्रुप से, जिनका जन्म कांग्रेस के सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट एक रिएक्शन के रूप में हुआ था। मुस्लिम लीग जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करने का दावा कर रहे थे, उन्होंने स्पेसिफिकली कांग्रेस के वन नेशन के आइडिया को चैलेंज किया। लीग के सबसे ताकतवर नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस को हिंदू ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया और गांधी पर हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म को प्रमोट करने का आरोप लगाया। जिन्ना ने देश के मुस्लिम्स को यह बोला कि चूंकि 80% लोग भारत में हिंदूज हैं और डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी वोट से ही सरकार बनती है, इसलिए आने वाले समय में मुस्लिम्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होगा, इसलिए मुस्लिम्स को एक अलग देश बनाने की जरूरत है। जिन्ना ने अपनी टू नेशन थियरी में यह भी कहा कि मुस्लिम्स और हिंदूज के इंटरेस्ट्स अलग अलग हैं और इसलिए वो एक देश में शांति से कभी रह ही नहीं सकते। लीग के अलावा डॉक्टर शशि थरूर कहते हैं कि ऐसे ही सिमिलर आर्ग्यूमेंट्स हिंदू महासभा के नेता विनायक दामोदर सावरकर भी दे रहे थे। डॉक्टर थरूर अपनी किताब व्हाई आई एम अ हिंदू में ये दावा करते हैं कि टू नेशन थियरी के सबसे पहले दावेदार सावरकर थे, जिन्होंने 1937 में इस थियोरी को प्रोपाउंड किया, मच बिफोर मुस्लिम लीग्स पाकिस्तान रेजोल्यूशन ऑफ 1940। थियोरी किसने पहले दी, किसने बाद में, या किसने दी या किसने नहीं दी, या किसकी थियोरी कैसे डिफरेंट थी, इस पर तर्क और वितर्क आज भी जारी हैं। लेकिन एक बात साफ है, और वो ये कि टू नेशन का आइडिया जन्म ले चुका था और ये इंडियन पॉलिटिकल अवेकनिंग का वो नेगेटिव आउटकम था जो विभाजन का कारण बनने वाला था। एक और बात काफी क्रूशल है, टू नेशन थियरी और देश में बढ़े हिंदू मुस्लिम डिवाइड के लिए कांग्रेस, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा कॉन्फ्लिक्ट से भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल ब्रिटिशर्स थे। चलिए देखते हैं कैसे। लेइंग द फाउंडेशन, पार्टीशन एंड ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने कई रिबेलियंस और रिवोल्ट्स फेस किए। 1857 का विद्रोह अंग्रेजी ताकत के लिए सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बना, क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी बढ़ चढ़ कर देखी गई। कई हिंदू लीडर्स ने मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर के अंडर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था। ब्रिटिशर्स ने इस विद्रोह को कुचल तो दिया, लेकिन उन्होंने ये कंक्लूड किया कि अगर उन्हें इंडिया में राज करना है तो उन्हें हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ब्रेक करना ही होगा। इसलिए उन्होंने डिविडे एट इम्पेरा नाम के एक ओल्ड रोमन मैक्सिम पर बेस्ड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई और अपनी पॉलिसीज के थ्रू वो हिंदू मुस्लिम डिवाइड को बढ़ावा देने लगे। ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट पहले नहीं था, लेकिन उसका स्केल काफी लोकलाइज्ड था और इतिहासकार दावा करते हैं कि लार्जली हिंदू मुस्लिम्स इंडिया में पीसफुली ही रहते थे। यही भारतीय सिविलाइजेशनल ग्लोरी का प्रतीक बना। लेकिन ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ने हिंदू मुस्लिम डिवाइड को एक नेशनल या राष्ट्रीय अवतार दे दिया। डिवाइड एंड रूल सिर्फ रिलीजियस लाइंस में नहीं हुआ, बल्कि हर पॉसिबल एंगल से किया गया। सिख्स को मुस्लिम्स के अगेंस्ट, एक कास्ट को दूसरी कास्ट के अगेंस्ट, एक रीजन को दूसरे रीजन के अगेंस्ट, ट्राइबल्स को नॉन ट्राइबल्स के अगेंस्ट एंड सो ऑन। ये डिवाइड एंड रूल हमें कई ब्रिटिश पॉलिसीज में दिखता है। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने सिख्स, पठान्स और गुरखास को अपीज करने के लिए मिलिट्री रिक्रूटमेंट में डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट किया। ऐसा इसलिए क्योंकि सिख्स, पठान्स और गुरखास ने ब्रिटिशर्स को विद्रोह में सपोर्ट किया था, जबकि अवध, बिहार और साउथ के सोल्जर्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, क्योंकि ये 1857 विद्रोह के मेन सपोर्टर्स थे।
इसके अलावा कास्ट बेसिस पर डिवीजन के लिए ब्रिटिशर्स ने कास्ट बेस्ड रेजिमेंट्स भी क्रिएट किए। ब्रिटिशर्स ने बाकी के एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में भी डिस्क्रिमिनेशन कर स्पेसिफिक कम्युनिटीज को अपीज करना चालू किया। कई एजुकेटेड और इन्फ्लुएंशियल लीडर्स को इस्तेमाल करके भी ब्रिटिशर्स ने रिलीजियस डिवाइड को फ्यूल किया। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटिशर्स ने एक्टिवली मुस्लिम रिफॉर्मर सर सैयद अहमद खान को पेट्रोनाइज किया और उनसे अर्ज किया कि वो मुस्लिम्स को इंडियन नेशनल कांग्रेस को बॉयकॉट करने के लिए मनाए। समय और सिचुएशन के हिसाब से जो भी ग्रुप अंग्रेजों को फेवरेबल लगता वो उन्हें अपीज करते और सोसाइटी का विभाजन करते। ये पूरी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपने चरम पर तब पहुंची जब 1909 का मौले मिंटो रिफॉर्म्स आया। इसके तहत मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। इसके तहत मुस्लिम ही मुस्लिम कैंडिडेट को वोट कर सकता था और इसीलिए इसे कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा गया। इसने हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस को पॉलिटिसाइज और नेशनलाइज कर दिया और अब किसी भी प्रकार का रेकंसिलिएशन मुश्किल लगने लगा। कुछ हिस्टोरियंस तो यह भी दावा करते हैं कि 1857 के बाद हुए ऑलमोस्ट सारे दंगों को अंग्रेजों ने ही क्रिएट किया था। ब्रिटिश कलेक्टर्स सीक्रेटली हिंदू पंडित्स को पैसे देकर मुस्लिम्स के अगेंस्ट स्पीच देने को कहते और मौलवियों को पैसे देकर हिंदूज के अगेंस्ट स्पीच देने को। सिस्टमैटिक कम्युनल पॉइजन कोलोनियलिज्म का वो कुरूप चेहरा है जो हमारे समाज को आज तक हॉन्ट करता है, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे साउथ एशिया में। खैर, 25% पॉपुलेशन के साथ मुस्लिम्स ब्रिटिश इंडिया की लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी थे। वेस्टर्न प्रोविंसेस जैसे सिंध, पंजाब, NWFP और ईस्ट में बंगाल प्रोविंस के कई एरियाज में तो वो मेजॉरिटी में भी थे। यही वजह है कि मुस्लिम हिंदू डिवाइड ब्रिटिश पॉलिसी का प्रायोरिटी रहा। इंपीरियल रूल में मुस्लिम्स को कई पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एडवांटेजेस दिए गए जिनके प्रति वो 1947 तक अकस्टम्ड हो गए थे। उन्हें डर था कि आजादी के बाद शायद उनसे ये बेनिफिट्स छीन लिए जाएंगे, स्पेशली अगर कांग्रेस पावर में आई तो। ऊपर से जिन्ना ने ऑलरेडी कांग्रेस को हिंदूज की पार्टी डिक्लेयर कर दिया था। 1945-46 में मुस्लिम लीग को प्रोविंशियल इलेक्शन में मेजॉरिटी मुस्लिम वोट्स मिले और अब मुस्लिम लीग ये दावा करने लगी कि वो मुस्लिम्स की सोल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे ब्रिटिश हेस्टी विड्रॉल ने सिचुएशन को बद से बदतर बना दिया। द हेस्टी ब्रिटिश विड्रॉल। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर II में सेटबैक्स फेस कर रहा ब्रिटिश एम्पायर अपनी ग्लोबल हेजेमनी ऑलरेडी खो चुका था। ऊपर से 1942 में महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट में करो या मरो का नारा दे दिया था। अंग्रेज वॉर जीतने के लिए इंडियंस का सपोर्ट चाहते थे और इसलिए उन्हें कांग्रेस के सपोर्ट की जरूरत थी। इसीलिए उन्होंने कई एक्टिव एफर्ट्स लिए फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, ऑगस्ट ऑफर, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स देने और आजादी की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए भेजे गए, लेकिन इन सभी ने पाकिस्तान के फॉर्मेशन को लार्जली रिजेक्ट कर दिया। पर मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान रेजोल्यूशन को पास कर सिचुएशन को काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया था। लीग के लिए इस रेजोल्यूशन को इंप्लीमेंट करवाना एक क्रेडिबिलिटी टेस्ट था और ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट्स को लेकर लीग और कांग्रेस में सेटलमेंट नामुमकिन लग रहा था। 1947 के कैबिनेट मिशन को कांग्रेस और लीग दोनों ने रिजेक्ट कर दिया और जिन्ना ने पाकिस्तान के लिए डायरेक्ट एक्शन लॉन्च कर दिया। इसका नतीजा था लार्ज स्केल कम्युनल वायलेंस। अगस्त 1946 में द ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स में लगभग 4000 लोग मारे गए और 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। उधर मार्च 1947 में माउंटबैटन नए वाइसरॉय बना दिए गए जिनका एम था ब्रिटिशर्स का इंडिया से स्पीडी विड्रॉल। आज अमेरिकन स्पीडी विड्रॉल ने जिस तरह का केओस अफगानिस्तान में क्रिएट किया है वैसा ही कुछ तब भारत में हुआ। जून 3 को माउंटबैटन ने कांग्रेस और लीग को अल्टीमेटम दे दिया और कहा कि अगस्त 1947 तक ब्रिटिशर्स भारत छोड़ देंगे। इतने साल के कॉन्फ्लिक्ट के बाद अब नेताओं के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। उनके पास केवल 2 चॉइसेस थी, या तो वो बिना किसी सॉल्यूशन के एक अराजक आजाद भारत को एक्सेप्ट करें जहां प्रिंसली स्टेट्स अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देश को फ्रैगमेंट कर डालें, या फिर वो पार्टीशन को चूज कर केवल 2 स्टेट्स बनाकर इस अराजकता को अवॉइड करें।
मोस्ट लीडर्स जो 2 सेपरेट स्टेट्स को अपोज कर रहे थे, उन्हें भी इस सेटलमेंट को मजबूरी में एक्सेप्ट करना पड़ा। और इसके मेन कल्प्रिट थे अंग्रेज, उनकी कॉन्शियस डिवाइसिव पॉलिसी और उनका इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। खैर, पाकिस्तान को सिरिल रैडक्लिफ द्वारा डिमार्केटेड बाउंड्रीज के तहत सेपरेट कर दिया गया। पाकिस्तान ने 14 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट किया और इंडिया ने 15 अगस्त को। नए बॉर्डर्स ऑफिशियली 17 अगस्त को अप्रूव हुए, लेकिन हेस्टी विड्रॉल का एक और नतीजा था इररिस्पॉन्सिबली डिमार्केटेड बाउंड्री। रैडक्लिफ ने बाद में एडमिट किया कि उनके द्वारा बनाई गई बाउंड्रीज आउट ऑफ डेट मैप्स और सेंसस मटेरियल पर बेस्ड थी। इंडियंस टॉर्न अपार्ट, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर वायलेंस। होना क्या था? पार्टीशन अनाउंस हुआ और दंगे भड़क उठे। लाखों लोग सेफर टेरिटरी के लिए माइग्रेट करने लगे, मुस्लिम्स पाकिस्तान की ओर और हिंदू और सिख इंडिया की ओर। एस्टिमेट्स के हिसाब से लगभग 1.5 करोड़ लोगों को डिस्प्लेसमेंट झेलना पड़ा। डेथ्स की बात करें तो लगभग 2 से 20 लाख लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। पार्टीशन ने न सिर्फ वायलेंट डेथ्स को जन्म दिया, बल्कि लोग डिजीज, भूखमरी और डेप्रिवेशन से भी मरे। कई हिस्टोरियंस तो ये भी कहते हैं कि भले ही पार्टीशन को अवॉइड कर पाना 1947 में मुश्किल था, लेकिन वायलेंस, डेथ और डेप्रिवेशन शायद अवॉइड किया जा सकता था। जिस तरह से पार्टीशन के जिम्मेदार मेनली अंग्रेज थे, वैसे ही इस जेनोसाइड और क्राइसिस के जिम्मेदार भी वही थे। ब्रिटिशर्स खुद के लोगों को बचाने में बिजी रहे और पंजाब और बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने से परहेज करते रहे। इसीलिए कहते हैं कि ये मैसिव क्राइसिस क्रिएट करने के बाद भी केवल 6 से 7 ब्रिटिशर्स ही इस दौर में मारे गए। चलिए अब देखते हैं कि विभाजन ने पोस्ट कॉलोनियल साउथ एशिया को कैसे बदल दिया। इम्पैक्ट ऑन पोस्ट कॉलोनियल साउथ एशिया। दोस्तों, इस ब्लडी पार्टीशन ने भारत को ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया को बदल कर रख दिया। एक तरफ जहां हजारों साल तक डाइवर्सिटी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हॉलमार्क रही और अलग अलग कम्युनिटीज के लोग सद्भावना से रहते थे, वहीं दूसरी ओर पार्टीशन के हॉरर ने एक लॉन्ग लास्टिंग ट्रस्ट डेफिसिट को जन्म दिया। यह सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान और करंट डे बांग्लादेश में भी हुआ। भले ही पाकिस्तान सिर्फ मुस्लिम्स के लिए क्रिएट किया गया था, लेकिन इन रियलिटी ऐसा हुआ नहीं। वेस्ट पाकिस्तान में लगभग 1.6% नॉन मुस्लिम्स थे। ईस्ट पाकिस्तान या मॉडर्न डे बांग्लादेश में लगभग 22% नॉन मुस्लिम्स और इंडिया में लगभग 10% मुस्लिम्स 1951 के सेंसस के हिसाब से बच गए। यह सब्सटैंशियल नंबर था, स्पेशली इंडिया और बांग्लादेश में। पार्टीशन में हुई हिंसा का इंपैक्ट इन तीनों देशों में इतना गहरा हुआ कि समय समय पर यह राइट्स के रूप में दिखाई देता है। इसी रिलीजियस स्ट्राइफ का नतीजा था एक रिलीजियस फैनेटिक द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या। अंग्रेज चले गए, लेकिन उनका फैलाया हुआ जहर रहा और इसने इन देशों में एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज को और ज्यादा फ्यूल किया और एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अपना प्रोपेगेंडा चलाते रहे। खैर, सबसे ज्यादा खराब कंडीशन थी रेफ्यूजीज की, जो डेप्रिवेशन फेस करते रहे। उनका रिहेबिलिटेशन स्टेट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना। दिल्ली रेफ्यूजी क्राइसिस का मेजर सेंटर था। रेफ्यूजी क्राइसिस 1947-48 में कश्मीर को लेकर हुए इंडिया पाक वॉर के चलते और ज्यादा इंटेंस हो गई और रेफ्यूजीज और ज्यादा तेजी से माइग्रेट करने लगे। लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में 1960s तक माइग्रेट करते रहे बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड। इंडिया ने तो फिर भी ऑफिशियली खुद को सेक्युलर डिक्लेयर कर माइनॉरिटी प्रोटेक्शन का जिम्मा उठाया, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, ये इतिहास 75 साल बाद भी भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को गाइड करता है, जहां LOC के अक्रॉस आए दिन सीज फायर वायलेशंस होते हैं। दोनों देश आज न्यूक्लियर आर्म्ड हैं और इसीलिए दुनिया भर के देश न्यूक्लियर वॉर की पॉसिबिलिटी से परेशान रहते हैं और इसीलिए फॉर्मर US प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने LOC को द मोस्ट डेंजरस प्लेस इन द वर्ल्ड बताया था।